हाउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेते हैं चैप्टर 11 पेज नंबर 148। टॉपिक है इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पेस एंड स्पेस प्रॉप्स। चैप्टर है द यूनिवर्स। इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेलीस्कोप इज़ इनवैल्यूएबल। हमें जो भी इंफॉर्मेशन टेलीस्कोप से मिलती है, क्योंकि वो हम अर्थ पर बैठकर बाहर देख रहे हैं, स्पेस को देख रहे हैं, वो कुछ ख़ास वैल्यू नहीं रखती। हमें नहीं पता कि हमारी टेलीस्कोप हमें क्या दिखाना चाह रही है, क्या दिखा रही है, क्या जो हम देख रहे हैं वो हकीकत है या कोई एक ना मुमकिन होने वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो उसकी कुछ ख़ास वैल्यू नहीं है और हमें ये कंफर्म नहीं है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स की टेलीस्कोप हैं क्या वो हमें एक्यूरेट इमेजेस दिखा रही हैं या हमें वो चांद वाली कहानी सुनाई जा रही है कि जी नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले चांद पर उतरा था और आज पता चल रहा है कि ये झूठ है, ठीक है ना। तो हमें ये यकीन नहीं है। हबल फॉर एग्जांपल हैज़ प्रोवाइडेड डाटा विच हेल्प एस्ट्रोनॉमर्स डिसाइड अ स्टार्स एज, टेम्परेचर एंड व्हाट इट इज़ मेड ऑफ। अब अगर हम हबल टेलीस्कोप का एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, वो हमें जो डाटा प्रोवाइड करती है ना, उसके मुताबिक एस्ट्रोनॉमर्स को या माहिर फ़ल्कियात को ये डिसाइड करने में आसानी होती है कि स्टार की उम्र क्या है, उसका टेम्परेचर यानी वो कितना गर्म है या ठंडा है और वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। बट द बेस्ट वे ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लानट इन ओवर सोलर सिस्टम इज़ बाय सेंडिंग अ स्पेस प्रॉब टू फाइंड आउट। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें हबल बता रही है ना, हमने पर्सनली जाकर उसको नहीं चेक किया। ये डाटा उस वक्त वैल्यूएबल होगा जब हम यहाँ से कोई स्पेस प्रॉब से मुराद कोई सैटेलाइट जाती है या कोई रॉकेट जाता है या स्पेस स्टेशन हम लोग पहुँचते हैं, स्पेस में हम किसी इंसान को भेजते हैं या किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को, किसी ऐसे डिवाइस को भेजते हैं जिस पर हमें 100% भरोसा हो कि ये हमें बिल्कुल प्योर इंफॉर्मेशन का डाटा जो है ना वो इकट्ठा करके देगी। और हमारे निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं वो कैसे हैं, उनके ऊपर कितने चांद हैं, उनका क्या टेम्परेचर है, उन पर कोई वोल्केनोस हैं या नहीं है, या उनके ऊपर क्या हवा के बादल हैं, पानी है या नहीं है, वो सब बताएं। स्पेस प्रॉब्स आइदर गैदर इंफॉर्मेशन एज दे ऑर्बिट अ प्लैनेट एन ऑर्बिटर और सेंड स्मॉलर प्रॉब्स टू लैंड ऑन द प्लैनेट सरफेस। अब आपके ये स्पेस प्रॉब्स जो आप स्पेस में भेज रहे हो डिफरेंट प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए, उनका डाटा इकट्ठा करने के लिए, वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो उस प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहेंगे, तस्वीरें उतार के आपको भेजेंगे नज़दीक से, ठीक है, या फिर वो अपने में से कोई एक और प्रॉब या अपने में से कोई ऐसा कैमरा या कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसी गाड़ी उस प्लैनेट की सरफेस के ऊपर उतारेंगे और फिर वो सरफेस के ऊपर चल फिर कर वो गाड़ी वहाँ मूव करेगी और वहाँ से बहुत बहुत करीबी तस्वीरें उसकी ज़मीन की, उस पर मौजूद चीज़ों की आपको भेजेगी, ठीक है। जैसे कि मार्स के ऊपर उन्होंने मशीन भेजी हुई है और एक गाड़ी भेजी हुई है जो वहाँ पर रन करती है और वॉयेजर जिसको हम कहते हैं, और वो वहाँ से डाटा इकट्ठा कर रही है, बिल्कुल जैसे हम नॉर्मली गाड़ियाँ दौड़ाते फिरते हैं सड़कों पर, इसी तरह वो गाड़ी मार्स की ज़मीन के ऊपर चल रही है, सरफेस पे चल रही है। तो हमारे पास दो तरीके हैं जो स्पेस प्रॉब्स हम भेज रहे हैं प्लैनेट्स का डाटा इकट्ठा करने के लिए, वो दो तरह से हमारी मदद करेंगे। या तो वो नज़दीक से चक्कर काटेंगे चारों तरफ उनका और तस्वीरें भेजेंगे और हमें डाटा रिसीव होगा, या फिर वो अपने अंदर से कोई गाड़ी या कोई ऐसा प्रॉब उस पर लैंड करवाएंगे, उस प्लैनेट, उस स्पेसिफिक प्लैनेट के ऊपर जिसका डाटा हमें चाहिए, और वो उस प्लैनेट की सरफेस पर उतर कर उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेगा और वहाँ पर चीज़ें जो मौजूद है, अगर पानी मौजूद है या वहाँ प्रेशर कितना है, विंड है या नहीं है, ऑक्सीजन है या दूसरी गैसेज हैं, वो सब हमें वो मशीन बताएगी। स्पेस प्रॉब्स आर यूजुअली अनमैन्ड रॉकेट्स फुल ऑफ वेरी एक्सपेंसिव साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। अब ज़्यादातर स्पेस प्रॉप्स जो होते हैं ना वो अनमैन्ड होते हैं, उनमें इंसान नहीं होते बैठे हुए, लेकिन उनके अंदर इतने एक्सपेंसिव साइंटिफिक इक्विपमेंट्स से वो लेस होते हैं, इतने महंगी चीज़ें उनको लगा के दी होती हैं कि शायद इंसान भी कहीं गलती कर जाए, वो कंप्यूटर कहीं गलती नहीं करेगा। उसके अंदर ऐसे रोबोटिक चीज़ें होती हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के इक्विपमेंट्स होते हैं कि इंसान यहाँ ज़मीन पर बैठ कर अपने आप को वहाँ महसूस करना शुरू कर देता है। वो मशीनें इंसान के कहने पर एक एक चीज़ को उठाकर चेक करती हैं, चल कर उस पर दिखाती हैं, उसको ऑर्बिट करके दिखाती हैं। Humans have been into space and they even landed on the moon in 1969। अब एक और नया झूठ सुन लें,
नया तो नहीं, काफ़ी पुराना है कि 1969 में इंसानों ने चांद पर कदम रखा था। ये आज भी उस चीज़ को डिनाई नहीं करे, हालांकि बहुत बड़ा ये राज खुल चुका हुआ है कि ये सारा झूठ था। इतनी एक्यूरेट वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं कि इन सब ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी थी, ये सब इन्होंने 2 नंबरी लगाई थी हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर फिर वो यही कह रहे हैं कि ह्यूमंस ने जो है ना स्पेस में विजिट भी किया और चांद पर उतरे भी हैं। हाउ एवर नो ह्यूमन हैज़ एवर विजिटेड अनदर प्लानट, लेकिन इनके ख्याल में चांद के अलावा आज तक वो किसी और सोलर सिस्टम के प्लानट पर विजिट नहीं किया या वहाँ नहीं गए। द टेबल गिव सम डिटेल्स अबाउट स्पेस क्राफ्ट एंड द इंफॉर्मेशन दे हैव कलेक्टेड। अब जितने स्पेस क्राफ्ट या स्पेस प्रॉप्स हमने भेजे हैं यहाँ से दुनिया में से स्पेस के अंदर, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। उनको हम मिशन बुलाते हैं, जिनमें वॉयेजर 2 टू जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब ये वाला जो मिशन था ना वॉयेजर 2 का, काफ़ी सारे प्लैनेट्स को इसने एक्सप्लोर करते हुए आना था। अगस्त 1995 ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये अगस्त 1995 नहीं है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मे बी इट इज़ लाइक 1975, क्योंकि आप देखें ये लॉन्च जब हुआ है ना 1975 में हुआ है, और सितंबर 1979 में ये जुपिटर पहुंचा है, फिर अगस्त 1981 में सैटर्न पहुंच गया है, फिर जनवरी 1986 में यूरेनस पर पहुंचा, और अगस्त 1969 में 89 के अंदर ये फाइनली नेपच्यून के ऊपर पहुंच गया। तो ये जो सबसे पहली डेट लिखी है ना, ये जस्टिफाई नहीं करती बाकी डेट्स को। तो इधर 75 होगा यकीनन, क्योंकि 75 को ये लॉन्च हुआ और इसने 4 प्लैनेट्स को सब्सिक्वेंटली विज़िट करना था, ठीक है, 1 बाय 1। पहले जुपिटर गया, फिर सैटर्न गया, और ये टाइमलाइन जो है ना, इसको फिर अगर 1975 से स्टार्ट करें तो फाइनली 1969 में ये अपना ये सारा एडवेंचर करके और अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आता है टू द अर्थ। अब इसने इन चारों सियारों के ऊपर जो देखा, जो चीज़ें इकट्ठी की, उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है। यूरेनस एंड नेपच्यून इन्वेस्टिगेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो नेपच्यून और यूरेनस को इस मिशन के दौरान पहली दफ़ा इन्वेस्टिगेट किया गया, उसके बारे में मालूमात इकट्ठी की गई। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि अब ये देखना है कि इन्होंने गए तो ये पहली दफ़ा यूरेनस और नेपच्यून पर या जुपिटर सैटर्न की बात करें, लेकिन वहाँ से इकट्ठा क्या करके लाए हैं। तो डाटा इन्होंने एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी हवा का कितना प्रेशर है, गर्मी है, सर्दी है, हवा चलती है, बादल आते हैं, बारिश होती है, नहीं होती। फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यानी इसकी ग्रेविटी क्या है, ये अपनी तरफ किसी को कितना खींचते हैं। फिर इसका जो मून्स हैं इसके ऊपर कितने मौजूद हैं, इसके ऊपर चांद कितने हैं, या इसके इर्द गिर्द जो रिंग है, ठीक है, जैसे आपको पता है ना सैटर्न के गिर्द जो रिंग चल रहा है एक हेवनली बॉडीज़ का, वो चट्टानें हैं बहुत बड़ी जिनका एक रिंग चल रहा है, और बड़ा खूबसूरत वो प्लानट है, और उसके बारे में कि कितने रिंग्स हैं और कैसे बने हुए, किस चीज़ से बने हुए हैं। और इसके अलावा इन्होंने नेपच्यून के, हम समझते थे कि थोड़े से चांद है, लेकिन इन्होंने जाके वहाँ पता लगाया कि नेपच्यून पर तो काफ़ी ज़्यादा चांद है, उसके पास तो बहुत सारा ख़जाना है चांद का। अब बात करते हैं सेकंड मिशन की। इसको मैगेलन टू वीनस बुलाते हैं, और ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये मिशन जो था इसमें क्या कामयाबी मिली थी या उसने क्या चीज़ निकाली थी जो पहले मिशंस में नहीं मिल सकी थी। ये मई 1989 से 1990 तक का मिशन है, और मेड डिटेल मैप्स डिस्कवर्ड मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इज़ कवर्ड विद वोल्केनोज ऑफ लावा, ठीक है। अब इसने जो एक अजीब सी बात आकर बताई, इसमें मैपिंग की गई, यानी उन प्लैनेट्स का मैप बनाया गया, जैसे हमारी अर्थ का मैप है ना कि कौन सी सिटी कहाँ पर है, कौन सा मुल्क कहाँ पर है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर दरिया है। इसी तरह इन्होंने मैप बनाए अलग अलग प्लैनेट्स के, और भेजा। इसको वीनस पर गया था बेसिकली, वीनस का इसने पूरा मैप और डिटेल मैप बनाया और बताया कि वीनस के ऊपर जगह जगह वॉल्केनोज हैं और जिनकी इरप्शन हो रही है, उनमें से लावा निकल रहा है, ठीक है। तो कितनी ख़तरनाक अजीब सी बात थी ना ये, कि ये इसको कवर करके, वीनस को सारा कवर करके। और आप याद रखिएगा वीनस की जो रोटेशन है ना, वो ऑपोजिट है टू द अर्थ रोटेशन, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट ये रोटेट कर रहे हैं। गलीलियो टू जुपिटर, ये मिशन जो है गलीलियो जो हमारा एस्ट्रोनॉमर था जिसने पहली टेलीस्कोप, सिंपल टेलीस्कोप इन्वेंट की थी, उसके नाम पर जुपिटर भेजा गया, ठीक है। ये वाला जो मिशन था अक्टूबर 1989 में ये भेजा गया था, और 1993 में ये वापस आया था। अब ये पहला मिशन था जिसमें ना सिर्फ ऑर्बिटर था, ठीक है, बल्कि वहाँ पर एक प्रॉब भी भेजा गया था जो कि सरफेस पर उतारा गया था जुपिटर की।
ऑर्बिटर का काम था कि वो जुपिटर के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था और उसने अपने में से जो प्रॉब भेजा था वो उसकी ज़मीन पर उतरा था जाके जुपिटर की, और उसने वहाँ पर मेजर किया था कि यहाँ पर हवा का क्या प्रेशर चल रहा है, यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, यहाँ पर क्लाउड्स जो बनते हैं एटमॉस्फेरिक वो किस बुनियाद पर बनते हैं, बादल बनते हैं तो बारिश किस तरह की होती है, एसिडिक रेन होती है या क्या होता है। और जो ऑर्बिटर था जो चक्कर काट रहा था इसके इर्द गिर्द जुपिटर के, वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड यानी इसकी ग्रेविटी का पता लगा रहा था और इस पे एटमॉस्फेयर यानी ऊपर से बादल इसके चेक कर रहा था कि बादल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या इसके कितने चांद हैं। अब कैसिनी की बात करते हैं जो कि सैटर्न पर मिशन भेजा जाता है और ये 1997 से 2004 तक का मिशन है कंप्लीट। और ह्यूजेन्स प्रोब लैंडेड ऑन टाइटन लोन ऑफ सैटर्न मून। अब आप ये ज़हन रखिएगा इस बात में कि ह्यूजोन प्रोब जो था ना वो सैटर्न पर तो नहीं उतारा गया, लेकिन उस पर मौजूद उसके आसपास मौजूद उसके एक चांद जिसका नाम टाइटन है उसके ऊपर उसको उतार कर सैटर्न को नज़दीक से देखने की कोशिश की गई थी। क्यों, और ये ऐसा क्यों मुमकिन नहीं था कि हम ह्यूजोन को डायरेक्टली सैटर्न पर उतारते, क्योंकि सैटर्न के इर्द गिर्द जो एक रिंग आपको नज़र आ रहा है ना, वो पीछे येलो सैटर्न नज़र आ रहा है ना आपको, उसके गिर्द रिंग है, वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी हैवी है कि तबाह हो जाना था ह्यूजोन प्रोब ने अगर वो लैंड करने की कोशिश करता, उससे चट्टानों से टकरा जाना था। लिहाजा जो इसके आसपास चांद आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, 4 चांद जो नज़र आ रहे हैं, एक तो बहुत ही नज़दीक नज़र आ रहा है आपको तस्वीर में, बाकी 3 जो है दूर नज़र आ रहे हैं। तो इनमें से एक चांद टाइटन के ऊपर उस प्रोब को उतारा गया ताकि नज़दीक से तस्वीर ली जा सके सैटर्न के ऊपर होने वाली एक्टिविटीज़ की। अब ऑर्बिटर ने जो कि इर्द गिर्द घूम रहा था उसने तो एटमॉस्फेयर, मोल्टन कोर को और मिस्टीरियस रिंग जो मैग्नेटिक फील्ड का रेडियो वेव्स और कॉस्मिक डस्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना उसने पता लगाई सैटर्न के इर्द गिर्द चक्कर काट कर। और उसने ह्यूजोन प्रोब जो भेजा था कि वो सरफेस को पता लगा सके सैटर्न की, तो सैटर्न पे तो उतर नहीं सकता था बिकॉज ऑफ दैट रिंग। तो उसके आसपास जो 4 चांद थे उनमें से एक चांद था टाइटन, वो उसके ऊपर उतरा और उसने उस चांद की कंडीशंस जो है ना वो बताई कि कंडीशन बिल्कुल अर्थ की तरह है, ऐसे जैसे इसके ऊपर पहले कभी ज़िंदगी थी। और साइंटिस्ट होप टू डिटेक्ट प्रोसेसेस दैट लीड टू लाइफ ऑन अर्थ। तो अब हम इस चांद जो कि टाइटन था उसके ऊपर ज़िंदगी के कुछ आसार नज़र आए हैं और हमें ये प्रोसेस चेक करना है कि हमारी अर्थ के ऊपर क्या इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं जो कि टाइटन के साथ हो चुके हैं। तो आपने इसका बहुत अच्छे से जो है ना स्टडी करनी है इसकी और उसको गौर से समझना है। अब करते हैं ओडेसी के जो मिशन है उसकी बात, जो कि मार्स पर गया था और उसको लॉन्च किया गया था 2001 के अंदर और अक्टूबर 2001 में ये वापस आ गया था। ठीक है, अप्रैल में गया था और अक्टूबर में वापस आ गया था। इसके अंदर एक ऑर्बिटर था और एक रोवर थी। ठीक है, और रोवर ने क्या करना था कि बाकायदा से गाड़ी की तरह चलकर मार्स के ऊपर चेक करना था। और अभी भी हमारा मार्स के ऊपर एक मिशन गया हुआ है जो कि वो हम तो अब हमारा तो नहीं है, नासा वालों ने भेजा हुआ है और वहाँ पर रोवर्स, काफ़ी ज़्यादा रोवर्स जो है ना वो एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्स के सरफेस को। अब ऑर्बिटर ने क्या करना था, उसके इर्द गिर्द चक्कर काटना था मार्स के और रोवर को वहाँ पर लॉन्च करवा देना था, उतरवा देना था, लैंड करवा देना था। ऑर्बिटर ने वहाँ जाकर क्या डिस्कवर किया कि वास्ट सप्लाईज ऑफ फ्रोज़न वाटर मौजूद है, जमा हुआ पानी वहाँ पर पड़ा जिस तरह के ग्लेशियर्स होते हैं, एंड मैप सरफेस टेक्सचर्स एंड मिनरल्स ऑल ओवर मार्स। और उसने ये भी टेक्सचर भी चेक किया कि मिट्टी किस तरह की है, पत्थर किस तरह के हैं, रेत है या नहीं है। और इसके अलावा वहाँ पर कोई मिनरल्स, सोना, चांदी, इरिडियम, कोई ऐसी इस तरह की कोई चीज़ें हैं या नहीं है, क्वार्ट्ज पत्थर है या नहीं है, बॉक्साइट है या नहीं, इस तरह के तमाम मिनरल्स की बात। और रोवर ने क्या किया, क्योंकि रोवर ज़्यादा नज़दीक गया था, वो ऊपर चल रहा था उसके, तो सर्च फॉर हेल्थ हैज़ार्ड टू पॉसिबल फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स। तो वो ये चेक कर रहा था कि क्या इंसानों के लिए इसकी आबो हवा ठीक है, अगर वो किसी वक्त यहाँ पर आना चाहें, मार्स को ख़ुद एक्सप्लोर करना चाहें, बजाय इसके कि वो रोवर्स या कोई प्रॉब्स भेजें, वो ख़ुद बजाते खुद यहाँ पर इंडिविजुअली चेक करने आ सकें, तो क्या उनके लिए यह हवा सही होगी, वो पॉइजनस तो नहीं है, किसी किस्म का कोई हज़ार्ड तो नहीं है, ख़तरा तो नहीं है उनके लिए। तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट मार्स हैड वाटर एंड देयरफॉर कुड हैव सपोर्टेड लाइफ। और यहाँ पर इनको
जो रोवर ने पहले तो ऑर्बिटर ने बताया ना कि यहाँ पर जमा हुआ पानी मौजूद है, लेकिन जो रोवर ने इंकशाफ किया ना, उसने कहा कि जी यहाँ पर पानी मौजूद है, पानी है यहाँ पर और काफ़ी जगह पर पानी है। तो इसका मतलब है कि अगर पानी है देयर इज़ अ लाइफ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आगे इंशाल्लाह ताला मार्स पर, ये मार्स को गंदा करने के लिए और पोल्यूटेड करने के लिए हम लोग कब उस तरफ फ़्लाइट लेते हैं। अब बात करते हैं दोबारा मार्स के एक रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर की, जो कि दोबारा भेजा गया मार्च 2006 में इसको भेजा गया था। और क्यों गया था ये रिकॉन्टिनेंस, इसको इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि एक उम्मीद जागी थी ना लोगों को कि जी मार्स के ऊपर पानी मौजूद है और हम वहाँ पर आबादियाँ कर सकते हैं। पाकिस्तान ये दुनिया को तो गंदा कर चुके हैं, अब उसको जाके गंदा करना चाहते हैं। इस दुनिया को तो ठीक करने का इन्होंने सोचा नहीं, इतने पैसे लगा लगा के मार्स के ऊपर जा रहे हैं। खैर हमें क्या, प्रोवाइडिंग मोर साइंटिफिक डाटा देन ऑल प्रीवियस मार्स मिशंस कंबाइंड। अब जितने भी मार्स पर अभी तक मिशन गए थे ना, उन सब का डाटा कंबाइन करो और इस अकेले ऑर्बिटर का डाटा कंबाइन करके बताओ तो वो उन पर भारी होगा। यानी इतनी बेहतरीन मालूमात ये मार्स पे से लेकर आए हैं, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि ये वहाँ करने क्या जा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, उनको खाना नहीं दे रहे, लेकिन मार्स पर दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। अब बात करते हैं प्लूटो की, जो कि हमारा डवर्फ प्लैनेट है। इसके ऊपर न्यू होराइजन्स टू प्लूटो एंड द आउटर एज ऑफ द सोलर सिस्टम रिकॉन्सिनेंस ऑर्बिटर। अब ये ऑर्बिटर ने जाकर प्लूटो के और बाकी होराइजन्स चेक किए और आसमानों की बुलंदियों पर गया और सोलर सिस्टम को और गौर से, सोलर सिस्टम की एज, जहाँ सोलर सिस्टम ख़त्म होता है ना, बाहरी हिस्से, जैसे आपके घर की बाहरी दीवार होती है ना, उससे बाहर आपका घर ख़त्म हो जाता है, तो इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम का एक सर्कल है, उस सर्कल की एज तक ये ऑर्बिटर गया और इसने पता लगाया कि इससे बाहर कौन से सितारे सियारे हमारे पास पड़े हुए हैं। इसको जनवरी 2006 में लॉन्च किया गया और ये प्लूटो के पास से उड़ता हुआ जुलाई 2015 में ये स्केड्यूल हुआ था इसका कि वहाँ से उड़ता उड़ता उसके पास से होता होता 2019 तक आउटर एज को कवर करता करता वापस आ जाएगा। फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू स्टडी प्लूटो क्लोज अप। अब इससे पहले प्लूटो को बेचारों को किसी ने पूछा नहीं था, लेकिन ये पहला स्पेस क्राफ्ट था जिसने प्लूटो को स्टडी किया था। और नाउ डेस्टाइन्ड फॉर द आउटर एज ऑफ द सोलर सिस्टम बियॉन्ड द प्लैनेट्स वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ रेमिनेंट्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। अब इस मिशन को अगर मैं समझूँ तो बहुत ऑथेंटिक मिशन था ये, ठीक है, क्योंकि ये पता लगा रहा था कि हमारा जो सोलर सिस्टम वजूद में आया है वो किस तरह आया। जब बिग बैंग हुआ है या एक धमाका हुआ था बहुत बड़ा, तो कोई चीज़ फटी थी, कोई चीज़ एक्सप्लोड हुई थी, जिसकी वजह से ये सारे सितारे अलग अलग एक लाइन अप हो गए थे और चेन अप हो गए थे और एक सोलर सिस्टम क्रिएट हो गया था। तो इसके अंदर में भी वो जो चीज़ एक्सप्लोड हुई थी उसने कुछ और भी छोड़ा होगा। हम जितना अपना सोलर सिस्टम समझ रहे हैं शायद ये इतना छोटा नहीं है, शायद ये इससे भी कहीं बड़ा है। तो बस यही चेक करने के लिए वो बाहरी किनारों पर सोलर सिस्टम के गए थे और ये वाला मिशन था जो सोलर सिस्टम को एज तक, आउटर एज तक पहुँचा था पता लगाने का। उसको 2019 को उसने वापस भी आना था। बात करते हैं अब तक के लास्ट मिशन की, प्रिजर्वेंस जो रोवर भेजा गया मार्स के ऊपर, जो अभी भी वहीं पर चहलकदमी में है। इस तरह के और भी रोवर्स भेजे जा रहे हैं। ये तो खैर 2020 जुलाई में गया था और फरवरी 2021 में वापस भी आ गया था, लेकिन अभी मज़ीद और रोवर्स गए हुए जो कि इस बुक में उन्होंने आपको नहीं बताया। प्रोवाइडिंग मोर साइंटिफिक डाटा अबाउट मार्स एंड सर्चिंग फॉर साइंस ऑफ पास्ट माइक्रोबियल लाइफ। तो माइक्रोबियल से मुराद ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पौधे और प्लैंकटन, इस तरह की चीज़ें वो ढूंढने वहाँ पर गया हुआ है और डाटा इकट्ठा करके ला कर दे रहा है। बस आपको मैंने कहा है ना, यहाँ ये दुनिया को एक्सप्लोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर, ठीक है। यहाँ हम लोग सब को ये फ़ारग करेंगे, खुद जाके मार्स पर रहने की तैयारियाँ पकड़ रहे हैं। और कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है, मैं तो ये सोच के परेशान हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको इस टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के पानी।